चंद्रनाथ भाग 10। इस घटना के बाद 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में और कोई परिवर्तन हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु कैलाश काका के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। जिस दिन उसकी कमला चली गई थी, उस दिन उसके कमलाचरण ने अंतिम निश्वास छोड़कर आंखें मूंद ली थीं। उसी दिन से सारे संसार ने भी कैलाश चंद्र की ओर से आंखें मूंद ली। परंतु सरयू के इस क्षुद्र शिशु ने उसे फिर विस्मृत संसार के उसी स्नेह में जटिल पथ पर लौटा दिया था। उस दिन उनकी दोनों आंखों में बहुत दिनों बाद फिर आंसू आ गए। आंखें पोंछकर उन्होंने कहा, मेरे घर विश्वेश्वर आए हैं। अभी बालक बहुत छोटा था। विशु कहकर पुकारने पर जवाब नहीं देता था, केवल देखता रहता था। तब वह सरयू की गोद में और लखिया की माँ की गोद में और अपने बिछाने पर सोया रहता था। परंतु जिस दिन से उसने अपने दोनों चंचल पैरों से चौखट के बाहर जाना सीख लिया, उस दिन से वह समझ गया कि दूध की अपेक्षा पानी अच्छा है। दुविधा शून्य होकर सफ़ेद या गंदे हर तरह के जल पात्रों में मुंह डुबाकर और सरयू की नज़र से बचाकर वह गले तक पानी पीता। और जिस दिन से उसे विश्वास हो गया कि उसके शुभ्र और कोमल पेट और मुंह पर कोयला या धूल पोत देने से ही उसके शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उस दिन से सरयू की गोद छोड़कर मिट्टी और धूल से सनकर कैलाश चंद्र की गोद में जगह ले ली। सवेरे ही कैलाश चंद्र पुकारते, विशु, और विशु मुंह उठाकर कहता, दादू। कैलाश चंद्र कहते, चलो तो दादा, शंभू मिश्र को बाजी दे आए। और वह कैसे शतरंज की पोटली हाथ में लेकर चलो कहकर दोनों बाहों को पसार कर वृद्ध के गले से लग जाता। कैलाश चंद्र के आनंद की सीमा नहीं थी। सरयू को पुकार कर कहते, माँ, मेरा वेशु एक दिन पक्का खिलाड़ी होगा। सरयू मुंह दबाकर हंसती और विशु शतरंज की पोटली लेकर बुढ़े की गोद में चढ़कर शतरंज खेलने के लिए निकल जाता। रास्ते में जाते हुए अगर कोई मजाक में कहता, काका, बुढ़ौती में 2 हाथ और बढ़ा रहे हो, तो वृद्ध जरा हंसकर कहते, बाबा जी, इन दोनों हाथों में अब जोर नहीं है, बिल्कुल सूख गए हैं। इसी से 2 नए हाथ निकाल लिए ताकि संसार में कहीं दब ना पाऊं। वे चले जाते। बुढ़े के सामने बात में वे नहीं जीत पाते थे। शंभू मिश्र के घर शतरंज खेलते समय श्रीमान विश्वेश्वर की भी एक निर्दीप्त स्थान रहता था। दादाजी की जांग पर बैठा हुआ और लाल रंग का गमछा हिला हिलाकर वह इस तरह गंभीर भाव से देखता है जैसे आवश्यकता पड़ने पर वह भी 1-2 चाल बता सकता है। हाथी दांत से बनी हुई गोटियां जब एक एक करके दादाजी के हाथ में आती तो अत्यंत उत्साह से विश्वेश्वर भी उसे लेकर पेट पर दबा रखता, किंतु लाल रंग के वजीर पर ही उसका आवेग ज़्यादा रहता है। जब तक यह हाथ में नहीं आ जाता तब तक वह उधर की ललचाई आंखों से देखता रहता। बीच बीच में तकाजा करके कहता, दादू, इसे खेलने में व्यस्त कैलाश चंद्र कहते, रुको भाई। तो कभी वह आसपास हट जाता और कैलाश चंद्र भी चंचल भाव से एक बार विशु की ओर देखते और एक बार शतरंज की ओर देखते। जब ज़्यादा गोलमाल होता और एक गट्टी खो जाती या हार जाते तो पुकार कर कहते, दादू, हारता जा रहा हूँ, आओ आओ, दौड़ आओ। विश्वेश्वर लौटकर अपनी पहली जगह पर बैठ जाता और साथ ही साथ बुढ़ा भी दूने उत्साह से खेलने लगता। खेल खत्म होने पर वह लाल वजीर को हाथ में लेकर दादाजी की गोद में चढ़कर लौट आता है। इसी तरह कैलाश चंद्र के दिन कट रहे थे। पुराने बंधे नियमों में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। पहले की तरह शतरंज की पोटली का उतना इंतजाम नहीं किया जाता, बल्कि वह एक कोने में पड़ी रहती
और कभी कभी शंभू मिश्र के यहाँ सवेरे ही पहुँचने में सुविधा नहीं होती। गंगा पांडे का दोपहर का खेल तो एक तरह से बंद ही हो गया था और शाम को मुकुंद घोष की बैठक में भी अब उतने आदमी नहीं जमते। मुकुंद घोष पुकार पुकार कर रह जाते। कैलाश चंद्र रात को किसी तरह भी नहीं मिल पाते। उस समय वे चिराग के सामने बैठकर नए शिष्य को खेल सिखाते रहते। कहते, विशु, घोड़ा 2.5 कदम चलता है बाबा। विशु गंभीर भाव से कहता, घोला? हाँ, घोड़ा। घोला चले मतलब घोड़ा चले। हाँ, घोड़ा चले 2.5 कदम चले। विश्वेश्वर के मन में नई बात आती। कहता, गाय चले मतलब गाय चले, गाड़ी चले। कैलाश चंद्र प्रतिवाद करते रहते, नहीं दादा, यह घोड़ा है, गाड़ी नहीं। घोड़ा गाड़ी खींचता है, वह घोड़ा अलग है। सरयू उस समय पास रहती तो पुत्र की तेज बुद्धि देखकर मुंह पर कपड़ा देकर हंसती हुई चली जाती। विशु उंगली बढ़ाकर कहता, ये मतलब लाल रंग का मंत्री चाहिए। वृद्ध किसी तरह भी नहीं समझ पाते कि इतनी चीज़ें रहने पर भी उसकी नज़र लाल रंग के वजीर पर ही क्यों रहती है। किंतु विनती आलने लायक जो नहीं। वृद्ध पहले 2 एक छोटी गोटियां हाथ में लेकर भुलावा देने की कोशिश करता, परंतु विशु बड़ा चालाक था, किसी तरह भुलावे में नहीं आता था। तब अनिच्छा से वे उसके बड़े हुए छोटे हाथों पर वह चीज रख देते और कहते, देखना दादा, खो ना जाए। क्यों? मंत्री के भूलने पर कौन सा खेल चलता है? नहीं चलता, किसी तरह भी नहीं। विशु गंभीर होकर कहता, दादू मंत्री। हाँ दादू मंत्री। उस दिन भोलानाथ चटर्जी के घर कथा हो रही थी तो कैलाश चंद्र पुकारा, विशु चलो भैया कथा सुनाए। विश्वेश्वर तब लाल कपड़ा पहनकर, कुर्ता पहनकर, टीका लगाकर, गाल संवार कर दादी की गोद में चढ़कर कथा सुनने चला गया। कथाकार ठाकुर राजा भरत का उपाख्यान कर रहे थे। करुण कंठ से गा रहे थे कि कैसे उस वनवासी महापुरुष की गोद में एक हिरन का बच्चा आ गिरा था और कैसे उस हाल में पैदा हुए मृग शावक के कातर नयन दया की भीख मांग रहे थे। आहा, राजा भरत ने निराश्रय का आश्रय दिया था। उसी समय विशु जरा खिसक कर बैठा था। कैलाश चंद्र ने उसे गोद में खींच लिया। इसके बाद कथाकार ने गाया कि कैसे वही मृग शावक पल पल और क्षण क्षण और दिनों दिन उनके छिन्न स्नेह डोर को गूंथने लगा। कैसे उसने उस विलुप्त माया जाल को चारों ओर फैला दिया। कैसे वही मृग शावक नित्य क्रम पाठ पूजा और यहाँ तक कि ईश्वर चिंतन के समय भी आ जाता। ध्यान के समय उसके मन में दिखलाई देता है कि वही निराश्रय मृग शावक सजल और करुण दृष्टि से उनकी ओर देख रहा है। इसके बाद वह बड़ा होने लगा। धीरे धीरे कुटी छोड़कर प्रांगण में, प्रांगण छोड़कर पुष्प वाटिका में और इसके बाद जंगल में और फिर वही धीरे धीरे घने जंगल में दूर तक स्वेच्छा से विचरण करने निकल जाता। उसके आने में देर होती तो राजा भरत उत्सुक हो जाते, जोर जोर से पुकारते, आओ आओ। इसके बाद कवि स्वयं रो पड़ा और सबको रुलाकर उच्छ्वसित कंठ से गाने लगा कि कैसे वे एक दिन हमेशा के लिए माया जाल तोड़कर आ गए। जंगल का जानवर जंगल में चला गया, आदमी की व्यथा नहीं समझ सका। वृद्ध भरत ने तेज स्वर में पुकारा, आओ आओ आओ, परंतु कोई नहीं आया। किसी ने उस व्याकुल आह्वान का उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने सारा जंगल छान डाला। प्रत्येक कंदरा में, प्रत्येक पेड़ के नीचे, प्रत्येक लता कुंजों में रो रो कर पुकारा, आओ आओ,
मगर कोई नहीं आया। पहले उनका खाना पीना और सोना छूट गया, पूजा पाठ भी छूट गया, और फिर उनका ध्यान और चिंतन उसी स्नेह पात्र के पीछे पीछे निरुद्देश्य वन पथ में भटकने लगा। कवि ने गाया कि मृत्यु की काली छाया ने जमीन पर पड़े हुए भरत के शरीर पर अधिकार कर लिया। गला रुंध आया, फिर भी प्यासे होठ धीरे धीरे कांप जाते, जैसे अब भी बुला रहे हों, लौट आओ, लौट आओ। विश्वेश्वर को जोर से अपनी छाती में चिपटाकर कैलाश चंद्र हो करके रो पड़े। उनके हृदय का अंतस्थल तक कांप कर रो उठा। आओ, आओ। सभा में सभी को भी बूढ़े का यह रोना अस्वाभाविक नहीं लगा, क्योंकि उम्र के साथ सबका कोई ना कोई खो गया था और सबका हृदय रो रो कर पुकार रहा था, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। कैलाश चंद्र ने आंखें पोंछकर विश्वेश्वर को गोद में लेकर कहा, चलो भैया, घर चले, रात हो गई। विशु गोद में चढ़कर घर चला। वहीं देर तक एक ही जगह बैठे बैठे उसे नींद आ रही थी। वह रास्ते में सो गया। घर पहुंचकर कैलाश चंद्र ने सरयू की गोद में उसे देकर कहा, ले माँ, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास रहे। सरयू ने देखा कि बुढ़े की आंखें आज बहुत भारी हो गई हैं। वह कुछ ना बोली और विशु को गोद में लिए चली गई। थैंक यू गाइस।